रिसर्च तो मैंने कर ली, बट थीसिस का लिखना कैसे शुरू करना है, चैप्टर का सीक्वेंस क्या होगा। यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट है तो सही मेरे पास, बट स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. Are you also confused how to draft your thesis step by step? So don't worry, today in this video I'm going to give you a complete breakdown how you can structure a PhD thesis and make it more impactful. Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management and founder of Sindraj Education. If you are from India or globe and watching this video will going to help you to structure a thesis in a better and impactful manner with example, tips and some secret strategy to impress your reviewer and supervisor. The first step is the introduction chapter. इंट्रोडक्शन चैप्टर आपकी थीसिस का फाउंडेशन स्टोन होता है. जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छा आपका फाउंडेशन स्टोन होगा, उतनी ही बेटर आपकी पीएचडी की पूरी बिल्डिंग होगी. तो जब आप अपना पीएचडी का फाउंडेशन स्टोन रख रहे हो, उसमें बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, स्कोप और लिमिटेशंस होनी चाहिए. एक टिप बताती हूँ, ये वाला टॉपिक आप हमेशा लास्ट में लिखो. उससे क्या होगा, आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा होगी. जब आप बाकी के सारे चैप्टर्स लिख लोगे, उसके बाद यू हैव वैलिड डेटा, तो उससे आपका फाउंडेशन स्टोन जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग बनेगा. सेकेंड चैप्टर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में हम लिखते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे रिसर्च टॉपिक के ऊपर अभी तक कितनी रिसर्च हुई है, किसने क्या रिसर्च की है, किसकी स्टडी क्या बता रही है और उसमें क्या क्या गैप होते हैं. So while you are framing your literature review chapter, here is a complete guide of how to draft it. Previous studies, theoretical framework and research gap. Always remember, literature review का जो chapter है वो summarizing chapter नहीं है. लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर क्रिटिकली एनालाइज करने का चैप्टर है. अभी तक मेरे टॉपिक पे कितनी रिसर्च हुई है, किसने क्या बोला, क्या किया, क्या क्या उसमें रिसर्च हुई है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकली एनालाइजिंग. सो जितना बेटर आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होगा, उतने ही बेटर आपके गैप्स आएंगे और उससे आपकी जो रिसर्च है उसका फाउंडेशन स्टोन उतना ही बेटर होगा. सो वाइल यू आर ड्राफ्टिंग लिटरेचर रिव्यू चैप्टर, एटलीस्ट 100 से 120 रिसर्च पेपर्स ज़रूर पढ़ना. उससे आपको एक अच्छा ब्रॉडर व्यू मिल जाता है कि अभी तक कितना काम हुआ है. उससे आपके वेरिएबल्स इजीली निकल सकते हैं, आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेटर हो जाता है एंड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस मोर इजीली और आपकी पीएचडी भी इम्पैक्टफुल एंड स्ट्रॉन्ग होती है. थर्ड चैप्टर है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी. थर्ड चैप्टर हमारी पीएचडी का ब्लूप्रिंट होता है. हमने क्या किया, हमारी पॉपुलेशन क्या थी, कौन सा रिसर्च मेथड हमने चूज किया, सैम्पल साइज क्या था, एनालाइज हम कैसे कर रहे हैं, कौन से हमने फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, कौन से टूल्स यूज़ करे हैं, हमने किस तरीके से अपना जो डेटा है वो पूरा का पूरा कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है. रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर हमारी पीएचडी का सोल है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मैंने इसमें क्या क्या किया है. So while you are drafting your research methodology chapter, always include research design, qualitative, quantitative या mix, और आपने वो क्यों की है, then sampling technique, data collection tools और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपने अपने डेटा को एनालाइज किया है. जब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर आप लिख रहे हो, उसमें ये ज़रूर बताना कि वाई यू चूज़ दैट पर्टिकुलर रिसर्च मेथड. क्योंकि रिव्यूअर्स जब भी थीसिस पढ़ते हैं वो सबसे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर मेथड क्यों चूज़ किया है. रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीएचडी की जर्नी में. सो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाना और पेशेंस के साथ इसको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना. फोर्थ चैप्टर है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे है असली शो. यहाँ समझ में आता है कि मूवी कैसी बनी है. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्री प्रोडक्शन चल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेलर्स लॉन्च किए कि हम करने क्या वाले हैं. अब आया है असली मूवी शो जो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसमें समझ में आएगा कि जो रिसर्च मेथड्स हमने चूज़ किए थे, जो टूल्स हमने यूज़ किए हैं, क्या वो हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन के साथ वैलिडेट कर भी रहे हैं या नहीं.
So while you are drafting your data analysis chapter, always include graphs and tables, statistical analysis and interpretation of results. डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का चैप्टर आप जितना इजीली और जितना सिंपल लिखोगे उतना ही ज़्यादा वो रीडेबल होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना कभी कभी आपके अगेंस्ट प्ले करता है. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ टेक्निकल वर्ड्स एंड जर्नल रीडिंग to make your data analysis and interpretation chapter look more crafted and in a more better manner. So while you are crafting the data analysis chapter, इस तरीके से एनालाइज करो कि जिसको उस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता वो भी इजीली आपकी लैंग्वेज और आपके ग्राफ्स को पढ़ के समझ जाए कि आपका रिजल्ट क्या होगा और आप क्या बताना चाह रहे हो. जितने भी ग्राफ्स और टेबल्स हैं उसको अच्छे तरीके से साइट करो, फिगर के नेम, टेबल्स के नेम बहुत प्रॉपरली मेंशन करो सो दैट कि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे. फिफ्थ चैप्टर, फाइंडिंग एंड डिस्कशंस. आपके रिसर्च रिवील क्या कर रही है, आप बताना क्या चाह रहे हो. आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, एनालाइज भी हो गया, इंटरप्रेट भी हो गया, बट उसमें मिला क्या, ये सारी चीज़ें बताती हैं फाइंडिंग एंड डिस्कशन चैप्टर. की फाइंडिंग, कंपैरिजन विद लिटरेचर एंड न्यू इनसाइट, इन सब से मिलके बनता है एक सॉलिड और अच्छा फाइंडिंग एंड डिस्कशन का चैप्टर. तो जब भी ये वाला चैप्टर ड्राफ्ट कर रहे हो हमेशा अपनी फाइंडिंग्स को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करो. इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि जितने आपके ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव वाइज आप अपनी ना फाइंडिंग्स लिख सकते हो. इससे क्या होगा कि जब आप भी पढ़ रहे हो या सुपरवाइजर पढ़ रहा है उनको अलाइन करने में, रिलेट करने में ईजी हो जाएगा कि ओके ऑब्जेक्टिव 1 की ये फाइंडिंग्स थी, ऑब्जेक्टिव 2 की ये फाइंडिंग्स थी, और एंड में आप एक समराइज करके कंप्लीट डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स भी लिख सकते हो टू हैव अ कंप्लीट ब्रॉडर लुक ऑफ योर पीएचडी. सिक्स्थ चैप्टर, समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. इस चैप्टर में हम पूरी रिसर्च का कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और फ्यूचर स्कोप लिखते हैं. While you are drafting this chapter, you need to write a solid and clear and crisp conclusion कि मेरी रिसर्च का ये कंक्लूजन था. I am recommending this. Now whom you are recommending, whether to university, whether to society or some particular company, then इसके future aspects क्या होंगे and if there are some limitations तो आप वो भी ड्राफ्ट करते हो. The more clear and crisp this chapter will be, the more your PhD will look solid and impactful. इसके बाद 7th चैप्टर है बिब्लियोग्राफी. जितने भी हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल है, हमारे रेफरेंसेस, हमारे ग्राफ्स, क्वेश्चनर्स, देन स्क्रीनशॉट ऑफ योर सॉफ्टवेयर्स, रॉ डेटा, ये सारी चीज़ें आती हैं बिल्कुल थीसिस के एंड में कि हमने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया है, हमने हमारे क्वेश्चनर्स हैं वो हम बिल्कुल एंड में लिख लेते हैं, रेफरेंसेस सारे हम बिल्कुल एंड में ड्राफ्ट करते हैं. इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से करना भी ज़रूरी है. और इसी के साथ हमारा जो पीएचडी का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है. यूजुअली ये 7 स्टेप्स होते हैं हर पीएचडी के स्ट्रक्चर में और वो इसी तरीके से पूरा का पूरा ड्राफ्ट होता है. स्टिल यू नीड टू चेक विद योर यूनिवर्सिटी उनकी चेकलिस्ट क्या है, हाउ दे वांट यू टू ड्राफ्ट योर पीएचडी थीसिस, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा का पूरा पीएचडी का थीसिस ड्राफ्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 डेडली मिस्टेक्स जो आपका पीएचडी कैंसिल करवा सकती हैं. नंबर 1, प्लेगरिज्म. नंबर 2, पुअरली ड्राफ्टेड थीसिस. एंड नंबर 3, इग्नोरिंग यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस. You need to understand whenever you are writing something, you need to give credit to that person. If you are not giving them valid credit, if you are not citing their quotes, if you're not citing the work, वो plagiarism के अंडर आता है. और अगर आपके डॉक्यूमेंट में plagiarism है तो उसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो थीसिस है वो ब्लॉग या आर्टिकल या कोई पोस्ट नहीं है कि आपने सिर्फ लिखा और दे दिया. योर थीसिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन. कहाँ से क्या किया, अ सेट ऑफ क्वेश्चनर, वैलिड एग्जाम्पल्स, why you are choosing such samples, why you are doing this. So you need to have proper reference, valid resources and links while you are drafting your thesis. And third one, every single university, whether in India or out of India, have some specific guidelines. So while you are drafting your thesis, you need to check that. Apart from a standard thesis structure, there are some specific guidelines जो हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है. So आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो अपने सुपरवाइजर से वहाँ की चेकलिस्ट लो
और उसके अकॉर्डिंग अपना थीसिस ड्राफ्ट करना शुरू कर दो। राइटिंग अ थीसिस इज नॉट जस्ट एन एकेडमिक टास्क, इट इज एन इमोशनल जर्नी। रातों की नींद, सुपरवाइजर का प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रात रात भर जाग कर सेल्फ डाउट करना कि क्या मैं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो, सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। इफ यू आर फीलिंग सच थिंग, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, बट डू नॉट लेट ऑल दीज थिंग्स ओवर पावर यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स योर PhD। आपने टॉपिक चूज किया है, आप काम भी कर रहे हो तो हो जाएगी। इट इज जस्ट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट योर थीसिस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर रिसर्च मैटर्स, योर वॉइस मैटर्स। और अगर आपको ये वाली वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी है, सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर PhD gang. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.